So hi guys, welcome back to another new episode of the Synapse podcast. And in this podcast, in this specific episode, we have Keshav Bhaiya from the Doctor Behind the Scenes. And there are two reasons why I wanted Keshav Bhaiya to come up on the show and have a podcast with me. The very first reason is because of the awesome blog that they have on the Instagram. And the second reason behind conducting a podcast is because of the knowledge that he has about the various resources for each and every medical student. And also in this whole podcast we have discussed about each and every problem that medical student faces throughout his whole journey, specifically in Ukraine. So I hope you like this whole episode, and also please do follow us on Spotify. Also go and search for Synapse podcast and do watch our other older episodes also. And yeah, let's just roll the intro. फर्स्ट क्वेश्चन केशव भैया, आप मुझे ये बताओ कि आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उस समय कैसा था जब आप खुद नए नए यूक्रेन पे आए थे वेरी फर्स्ट टाइम? आपको ये नहीं पता था कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और इवन तो एक नए एनवायरनमेंट में आओ तो सबको रहता है कि यार क्या चीज़ें करनी, मुझे कुछ नहीं पता. सो वो वाला एक्सपीरियंस वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो फर्स्ट ईयर बेसिकली काइंड ऑफ कुछ भी नहीं था. क्योंकि फर्स्ट ईयर मेरे को यही समझने में लग गया था, क्योंकि फर्स्ट तो एक तो फॉरेन लैंड में मैं फर्स्ट टाइम आया था. मैं आज तक इंडिया से मतलब दिल्ली से बाहर गया था, इंडिया से बाहर कभी नहीं गया था. तो फर्स्ट टाइम फॉरेन लैंड पे आया. उस टाइम हर चीज़ न्यू, उस टाइम हॉस्टल न्यू, उस टाइम वहाँ पे खाना बनाना खुद, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं. बहुत सारी चीज़ें थी. हॉस्टल लाइफ भी मेरा फर्स्ट टाइम ही था वो, कि मैं उससे पहले हॉस्टल में भी नहीं रहा कभी. ओके, सो एवरीथिंग वॉज न्यू. इनिशियली तो बहुत टाइम लगा मेरे को कोप अप करने में, बट जब पढ़ाई स्टार्ट हुई तो पढ़ाई में भी मेरा काइंड ऑफ यही था कि अभी तो जस्ट आए हैं, और बाकी जो सीनियर्स थे ना वहाँ पे, दे वर लाइक कि अभी तो फर्स्ट ईयर है, तुम थोड़ा एंजॉय कर लो. तो स्टार्टिंग में इतने सीनियर्स में मेरे दिमाग में यही हो गया कि इस लाइक थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं. तो मैं उस फेज़ में चले गया था, एंजॉयमेंट की फेज़ में. देन मेरा फर्स्ट ऑलमोस्ट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऐसे निकल गया इसी चीज़ में. बस बीच बीच में जैसे एनाटमी और की क्लासेस होती थी, तो उसमें ना एनाटमी और में हमें बोन्स और दिए जाते थे, टू सी बोन्स दिखा रहे हैं, कैडेवर दिखा रहे हैं. ओके, तो उससे मैं उसी चीज़ में इंटरेस्टेड था पूरे में. जब बोन दिखाया वो पढ़ लिया मैंने, कैडेवर दिखाया वो पढ़ लिया, उसके अलावा मैं ऐसा कोई इंटरेस्टेड नहीं था. और मेरी पढ़ाई फर्स्ट ईयर की ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो गई थी, जो स्टिल मैं रिग्रेट कर रहा हूँ. अगर मैं उसी टाइम पढ़ लेता ढंग से. देन मेन जर्नी स्टार्ट हुई मेरी सेकेंड ईयर से, जब मेरे पास आया बायोकेमिस्ट्री. सो वो था मेन फेज़. क्योंकि मेरा क्या था इनिशियली में ना, जब मैं 11th-12th यहाँ पे था, तो मैं स्टार्टिंग में जिमिंग में था. मतलब जिम मेरे को बहुत पसंद था, जिम जाना. तो उसमें ना सिर्फ जिम में प्रोटीन की बातें होती थी, कार्बोहाइड्रेट की बातें होती. ओके, और पता मेरे को कुछ नहीं था. सिर्फ ये पता था प्रोटीन, मसल, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, इतना ही पता था और कुछ नहीं पता था. और जब ये चीज़ स्टार्ट हुई बायोकेमिस्ट्री में, तब इंटरेस्ट आया. जब उसने प्रॉपर एक एक मेटाबॉलिज्म, प्रॉपर एक एक चीज़ पढ़ाई ना, तब मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ वहाँ से. जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, उसमें प्रोटीन और स्टार्ट हुआ. देन उसके बाद धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट हुआ. फिर धीरे धीरे और चीज़ें पता चली, कोई सीनियर मिले, देन और चीज़ें पता चली. देन स्टार्टेड वहाँ से पढ़ना. देन सेकेंड ईयर की जर्नी से पढ़ना स्टार्ट हुआ. यही था. अब पहले आदमी हो जो उनको बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं तो बायोकेमिस्ट्री मैंने बहुत बार सुना है, बट इट्स फन. मुझे नहीं लगता. हाँ, सो मूविंग ऑन टू द लाइक सेकंड क्वेश्चन. क्योंकि देखो, अगर पता नहीं मुझे खार्किव का क्या हाल है, आई कैन टेल यू अबाउट वेनेत्सिया. वहाँ पे कोई भी स्टडिंग एनवायरनमेंट होता है कि आसपास आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब खार्किव का आप बताओ. हाँ. कैसा है वहाँ पे हालत? ये सेम चीज़ तो खार्किव में भी है. लाइक हमारे में ना जो हॉस्टल्स हैं, कुछ हॉस्टल हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, सिंसियर हैं. बट जिसमें मैं था उसके अंदर कोई नहीं था. ऑलमोस्ट हमारे फ्लोर पे तो कोई भी नहीं था. वो जस्ट इंजॉयमेंट वाले फेज़ पे थे. तो मैं भी उसी फेज़ पे था उस टाइम में. तो इसलिए मैंने सेकेंड ईयर में अपना फ्लैट ले लिया था. आई मीन हॉस्टल चेंज कर लिया था. वहाँ पे ऑप्शन होता है कि फर्स्ट ईयर के बाद हॉस्टल तुम छोड़ सकते हो. तो बस फ्लैट ले लिया. तो एक रूममेट था और मैं था. वो रूममेट स्टार्टिंग से पढ़ता था, वो तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहा था. उसको देख के मैं भी पढ़ने लग गया. तो स्टडी इन्वायरमेंट तो ऑब्वियसली वहाँ खुद ही बनाना पड़ता है. क्योंकि यहाँ तो इंडिया में तो टीचर का वो होता है ना कि पढ़ो एग्ज़ाम है वरना फेल हो जाओगे. वहाँ तो कोई ऐसा सीन नहीं है फेल का. ऑलमोस्ट वहाँ कुछ ना कुछ करके बच्चे पास हो ही जाते हैं. राइट. तो वहाँ स्टडी इन्वायरमेंट तो हमारे को होता है कि हम कैसे करना चाहते हैं. तो उस टाइम तो हमारी मेहनत लगती है कि अपना इन्वायरमेंट खुद बनाना है, डिस्ट्रैक्ट कम होना है. वरना वहाँ तो चीज़ें भी बहुत है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए. बिल्कुल. वो लाइक एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड
कि आपको ये सारी चीज़ें कब पता चली, इतने सारे रिसोर्स, लाइक मैं अपना बात बताता हूँ, मुझे जब पता चला कि इतने सारे, पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर पे, हमें क्या पता रहता है कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है वही मेडिकल है, वही मेडिसिन है, वही है। हाँ। उसके बाद एक समय आता है जब पता चलता है, जब मैंने क्या किया कि मेरे जब घर, मेरे रिलेटिव्स में एक दो डॉक्टर्स हैं, तो मैं उनसे बात किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये सारे रिसोर्सेज होते हैं और तुझे इतना पढ़ना होता है। सो वो वाला समय आपका कब था, कि आपको कैसे पता चला हाँ मुझे ये सारे रिसोर्सेज यूज़ करके इतना सारा पढ़ना है? जो मेरा रूममेट था और उन्हें ना पता था ऑलरेडी, या तो वो स्टार्टिंग से वो इंटरेस्टेड थे 11-12 से पढ़ने में, सो वो ऑलरेडी उस टाइम से बुक लेके आए थे अपने की, ये रिसोर्सेज एनाटमी की, ये रिसोर्सेज फिजियोलॉजी की है, और मेरे को कुछ नहीं पता था उस टाइम में, बस मैंने उनकी बुक देखी थी कि ये है ऐसा। मैं फर्स्ट ईयर में खाली हाथ गया था ऑलमोस्ट, लेकिन वो सारे बुक लेके आए थे, या तो उनकी एजेंसी से आई थिंक, या फिर किसी ने उन्हें गाइड कर रखा था ऑलरेडी कि ये बुक्स लेके जाओ। तो मेरे को एक तो वो पता चला, प्लस बाकी तो यूट्यूब वीडियोज़ थी, और कुछ एक दो सीनियर थे, क्योंकि वहाँ पे ना दो टाइप के सीनियर है, एक जो कुछ हैं पढ़ने वाले वो कुछ ही हैं, और जो एंजॉय करने वाले वो बहुत है, राइट। तो कुछ वो हमारा लक था कि वो सीनियर मिल के जो पढ़ने वाले थे उन्होंने गाइड किया कि तुम कैसे पढ़ सकते हो, प्लस हाँ यही था, प्लस यूट्यूब, क्योंकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड है नहीं जो कोई डॉक्टर हो या कोई हो, तो कोई था नहीं। एक तो वही जो रूममेट था मेरा, देन वही सारे इंटरेस्टेड थे पढ़ने में, उन्हें पता था, प्लस यूट्यूब, दैट्स इट। सो आपने बताया कि आपकी जो मतलब स्पेसिफिकली बोला जाए जो मेन आपकी स्टडीज़ चालू हुई वो सेकेंड ईयर के बाद से हुई है ना, जो आपने इंडियन रिसोर्सेज से पढ़ना स्टार्ट किया। सो ये सब में ये होता है कि अपनी, अब हमारा तो लॉकडाउन के समय क्लासेस जनरली थी, बट उस समय क्या था कि कॉलेज में चलता था, तो वो चीज़ मैनेज कैसे करते थे कि कॉलेज में कॉलेज की पढ़ाई चल रही है और अपना यहाँ ये भी पढ़ना है नेक्स्ट के लिए, सो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे था? तो ये क्वेश्चन है सेम, ये क्वेश्चन बहुत बार पेज पे पूछा बच्चों ने कि टाइम मैनेज कर सकते हो कॉलेज और इसका, कि स्टडीज़ का, मतलब पर्सनल सेल्फ स्टडी का। तो मैं स्टार्टिंग से एक ही चीज़ करता था, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना कॉलेज में, लाइक टेक एन एग्जाम्पल, समझ लो बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ओके, तो उन्होंने उसमें प्रोटीन पढ़ाया, मटेरियल तो सेम है, मेडिकल मटेरियल तो सेम ही रहेगा ना, चाहे वो वहाँ पे थोड़ा कम पढ़ाएंगे या थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे, यही होगा, कंटेंट तो सेम ही ऑलमोस्ट। तो मैं क्या करता था, मेरे को मैं पहले ही स्केड्यूल ले लेता था टीचर से, वैसे वो मिल जाता है वैसे तो बहुत जगह, कि क्या होने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, तो पहले मैं वो ले लेता था, और मैं उसके हिसाब से प्लान करता था कि ये मैं ऑलरेडी पढ़ के जाऊँ, और कॉलेज की बुक से ही नहीं, क्योंकि कॉलेज की बुक थोड़ी छोटी है हमारी, तो उससे क्या होता है और मैं वो टॉपिक, जैसे मैंने कोई भी चूज़ करा, प्रोटीन ही चूज़ कर लिया, ओके, तो पहले मैंने उसकी यूट्यूब वीडियो देखी, या फिर जो भी कोई सोर्स है वो उसकी वीडियो देखी, देन बुक पढ़ा, ओके, तो पूरा वो पार्ट कवर हो गया। अब कॉलेज में मैंने इतना पढ़ लिया, उसमें इतना भी आया, बट मेरे पास पूरा टॉपिक तो हो गया पढ़ा हुआ, और मैंने कॉलेज के लिए भी रेडी हो गया। तो बस यही था स्टार्टिंग से कि जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो मैं खुद ही पहले पढ़ लेता था, फिर उसके बाद कॉलेज के लिए जाता, तो सेम टॉपिक ऑलमोस्ट मेरे चल रहे थे जो मैं खुद पढ़ रहा था। और क्योंकि जब बीच में एक बार टाइम आया था जब मैंने डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, बहुत मुश्किल हुई थी, कॉलेज में अलग टॉपिक चल रहा था, मेरा अलग टॉपिक चल रहा था, मैं ना इधर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था ना इधर, क्योंकि सुबह अलग था, शाम अलग थी, ऐसा कोई रिलेट नहीं हो रहा था कुछ। तो फिर यही था स्टार्टिंग से, कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है तो मैं उसी टॉपिक पे चलूँ, चाहे वहाँ कम पढ़ाएंगे लेकिन मैं खुद ही वो पढ़ लूँगा, जितना डेप्थ में पढ़ सकता हूँ। इधर उधर के सब्जेक्ट भी तो बहुत सारे रहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो उस पर फोकस नहीं किया ना मैंने, स्टार्टिंग से उस पर फोकस नहीं किया। मैं तो फर्स्ट सेकंड ईयर में इवन लैटिन, फर्स्ट ईयर में तो लैटिन भी पढ़ा है मैंने, मतलब उस समय तो मुझे पता नहीं, लैटिन तो मैंने भी पढ़ा, हमारी भी थी लैटिन, तो सेकंड, हाँ फर्स्ट सेकंड ईयर तक थी, सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर तक थी, उसके तो हमारी भी उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ये सारे सब्जेक्ट फोकस करने वाले नहीं है, बाकी सारे थे, ऐसे तो मेरा भी हुआ। हाँ, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स तो है ऑब्वियसली, एक ईयर में अराउंड 10 सब्जेक्ट्स आते हैं, 9 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इधर उधर के होते हैं, तो उस पर तो मेरा भी ध्यान नहीं था, किसी पे, जैसे रशियन पे था थोड़ा बहुत, लैटिन पे था थोड़ा बहुत, बस बाकी तो चले गए। अच्छा, लाइक टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज स्पेसिफिकली, अब आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट की आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे वीडियो रिसोर्सेज हैं, वो कैसे चूज़ करते हो आप? लाइक मुझे, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी फार्मा के लिए स्टार्ट कर रहा था, फार्मा मतलब पहले मैं रिसोर्सेज ढूंढ रहा था, उस पर इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी सारी बुक्स हैं, मैंने पढ़ना चालू किया, एक से पढ़ा, पता मतलब उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अभी लिपिन कोड से मैं स्टार्ट कर, तो उस पर मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वैसे आपने कैसे चूज़ किया हर एक सब्जेक्ट के लिए? लाइक तो जैसे
जैसे मेरे को फार्मा स्टार्ट करनी थी। हाँ। ओके, तो पहले मैंने रिसर्च किया कि फार्मा के सोर्सेज है क्या, ठीक है, इंडिया में कौन फेमस है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली कोई ऐसा टीचर हो जो इंडियन हो तो मैं उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट मतलब कनेक्ट कर सकता हूँ देन बाहर वाले से, ठीक है। तो मैंने बस ये देखा कौन कौन टीचर है, और एक बार मेरी सीनियर ने कहा था कि फार्मा तो फेमस उसमें से एक है जो बच्चों को याद नहीं होती है, राइट। तो उसने स्टार्टिंग से बोला था सीनियर ने कि जीआरजी बहुत फेमस है, ठीक है। तो ऐसे हर के टीचर्स हैं कुछ जो फेमस है, या तो इंडियन है या फॉरेनर्स है, राइट। अब उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था कि जीआरजी की क्या ऐप है, मेरे को सिर्फ ये पता था एक टीचर हैं गोविंद राय गर्ग, उनकी ऑफलाइन क्लासेस होती है मेरे को पता था, ऑनलाइन नहीं पता था, और उनकी बुक आती है ये मेरे को पता चल गया था जब रिसर्च करी मैंने। तो ऐसे ही फिर मैं उन्हीं पे रिसर्च कर रहा था कि मैं उन्हें ही देख रहा था कि वो और क्या क्या, फिर बाद में मेरे को उनका ऐप भी मिल गया। फिर यही है, जैसे मटेरियल तो जैसे वीडियो रिसोर्सेज भी बहुत हैं, तो सबके ना फ्री वीडियोज़ होती है कुछ 1 या 2 फ्री वीडियोज़, 1 या 2 के बहुत सारी होती है जिसमें तुम देख सकते हैं। तो मैंने जैसे इनिशियली प्रेप की देखी, इसकी देखी, ऑस्मोसिस की देखी, बहुत सारी की देखी मैंने, यूट्यूब पे देखा, और यूट्यूब पे सर्च किया कि कौन से रिसोर्सेज बच्चे यूज़ करते हैं इंडिया में, नॉट इधर, इंडिया में कौन यूज़ कैसे करता है, ठीक है। तो वो बच्चों ने खुद लिख रखा था, बच्चों ने वीडियोज़ बना रखी थी, उस पर देखा। देन फिर ऐसे ऐसे करके डिसाइड हुआ कि फिर अब ये था रिसोर्सेज मेरा डिसाइड हो गया जब मैंने ट्रायल देखी। तो प्रेपलेटर मैंने डिसाइड कर लिया था उस टाइम पे, एक तो फेमस टीचर थे, प्लस उनकी वीडियोज़ बहुत ईजिली मेरे को समझ आ रही थी। लेकिन इन ऐप्स में क्या होता है, कुछ चीज़ें ब्लैंक होती है, ये फुल चीज़ें कवर नहीं होती है हमेशा, क्योंकि ये तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से होता है। मतलब जैसे नेक्स्ट के लिए बना रहे हैं तो नेक्स्ट की चीज़ें होगी, नीट पीजी की बना रहे हैं तो नीट पीजी की होगी, राइट। तो कुछ चीज़ें खाली रहती है, अब उसको कवर करने के लिए पढ़ना था बुक। अब फिर सेम उस पर गूगल रिसर्च किया। अब तो इंस्टाग्राम पे ही तुम कहीं पे भी देख लो कि इतने सारे पोस्ट्स हैं कि रिसोर्सेज क्या यूज़ होते हैं। उस टाइम तो इंस्टाग्राम इतना था मतलब, लेकिन इतने बच्चे नहीं थे मेडिकल स्टूडेंट तो आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा आए हैं। जब लॉकडाउन लगा तब स्टडी ग्रामर स्टार्ट हुए, इतने सारे इंडियन फॉरनर्स तो थे पहले। तो सेम उसके बाद बुक्स आई, तो बुक्स के मैंने रिसोर्सेज देखे, तो उसमें ये 3-4 है, लिपिनकॉट, के डी त्रिपाठी, ये सब आई। तो मैंने इनकी PDF डाउनलोड करी, वो तो फ्री में है ही, मिल जाती है। तो लिपिनकॉट पढ़ी, फिर के डी पढ़ी। फिर मेरे को के डी बहुत ईजी सी लगी मतलब समझने में, और प्लस जो हमारी फार्मा की टीचर है ना यहाँ पे, वो सेम के डी से ही हमसे पूछती है क्वेश्चंस। वो भी के डी ही रिफ़र करती है, वो भी के डी रिफ़र करी, तो मैंने कहा फिर मैं भी के डी रिफ़र कर लेता हूँ। फिर मैंने भी के डी रिफ़र करी, उनकी भी के डी रिफ़र होगी। तो बस यही था कि कोई भी अगर सब्जेक्ट है, सो इट्स ऑल रिसर्च। अब तो इंस्टाग्राम पे इतनी सारी चीज़ें कहीं पे भी लिखो मिल जाएगी। अच्छा, आप ना ब्रीफ पे एक बार ये बता दीजिए, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और नॉन क्लिनिकल्स के लिए कौन कौन सी आपको बेस्ट लगी रिसोर्सेज, लाइक और वीडियो रिसोर्सेज भी। क्लिनिकल से स्टार्ट करो क्योंकि मुझे क्लिनिकल से भी काफ़ी वैसा, हाँ क्लिनिकल से स्टार्ट, ठीक है। क्लिनिकल तो मेरा चलो अभी चल रहा है, मतलब अभी काइंड ऑफ मैं ऑन द वे हूँ। तो सर्जरी लाइक क्लिनिकल में दोनों ही बेटर है। मेनली तो इंडिया में 2 ही हैं जो ऑनलाइन रिसोर्सेज चल रहे हैं, प्रेप और मैरो, राइट। सो क्लिनिकल में मेरे को दोनों ही बेटर लगे, दोनों ही अच्छे हैं। मैरो भी अच्छा है और प्रेप भी अच्छा है। सर्जरी में दोनों अच्छे हैं, गायने में दोनों। गायने में मोस्टली मेरे को मैरो ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि उसमें साक्षी अरोड़ा मैम है, तो उनके लिए पता ही नहीं ऑलरेडी है कि वो फेमस है, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका था वो, ठीक है। और बाकी दोनों तो ऑलमोस्ट सारे सिमिलर हैं, दोनों में बेटर हैं। तो पीडीए दोनों में अच्छी है, क्योंकि जो कोई है जो दोस्त जो प्रेप यूज़ कर रहा है, मैं मैरो यूज़ कर रहा था बीच में, तो उसने भी कहा वो भी अच्छी, मैं भी कह रहा था वो अच्छी, तो ऑलमोस्ट वो दोनों सेम है। इंटरनल मेडिसिन दोनों में अच्छी है, एक में दीपक मारवा सर है, एक में राकेश सर है, वो तो दोनों की अच्छी है। क्लिनिकल ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, दोनों बेटर है। प्री क्लिनिकल में मेरे को मोस्टली प्रेप ज़्यादा बेटर लगा जब मैंने क्योंकि मैंने प्री क्लिनिकल्स के सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन खरीदे थे इन थर्ड ईयर पे, लाइक पैथोलॉजी का सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन, फार्मा का सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उस टाइम 19 सब्जेक्ट्स मेरे को वर्थ नहीं लगा कि इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ था, 45,000 अराउंड पड़ता जो भी था। और मेरे को सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन 4-5,000 का पड़ रहा था। तो सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन सिर्फ प्रेप में था उस टाइम में, मैरो में नहीं था, अभी भी नहीं है वैसे तो उस टाइम जब मैंने उसकी पैथो पढ़ी और उसकी फार्मा पढ़ी, तो वो दोनों मेरे को उनकी ज़्यादा बेटर लगी। और एनाटमी पैथो फार्मा ये मेरे को उनकी ज़्यादा बेटर लगी प्रेप की। एंड बायोकेमिस्ट्री मोस्टली मैंने दोनों में से किसी में से नहीं किया, वो मैंने कॉलेज की बुक से ही किया था, प्लस यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि उस टाइम तो इंटरेस्ट आ रहा था, तो कोई रिसोर्स नहीं लिया था सेकेंड ईयर में। अच्छा, लाइक और हाँ बोलिए और कौन सब्जेक्ट, और तो मैंने भी नहीं करी अभी, वो मेरी भी बाकी है। और कौन सब्जेक्ट है, गायने, हाँ यही है। और गायने तो ऑप्स गायने हो गए ना, ऑप्स एंड गायने।
एंड बस आई थिंक कवर हो ही गए। तो आपके हिसाब से लाइक व्हेन अ पर्सन शुड गो फॉर प्रेप लेटर और मैरो, लाइक ये आपने अभी जैसे बोला ना कि ये वीडियो रिसोर्सेज ये जितने भी हैं, मैं प्रेप लेटर और मैरो, ये बहुत स्पेसिफिक है एग्जाम में। बहुत सारे मैंने भी एक ले रखा है, फार्मा का ले रखा है सब्जेक्ट का, सो उस पर मैंने देखा बहुत सारे टॉपिक्स नहीं बताए गए हैं क्योंकि इवन लाइक वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली वो तो। सो व्हेन शुड वन गो फॉर लाइक फॉर अ प्रेप लेटर और मैरो सब्सक्रिप्शन, फ्रॉम विच ईयर अकॉर्डिंग टू यू? लाइक it depends like if you are in first year or second year and anatomy नहीं समझ आ रही, so prep ladder has an option to buy a subject subscription like so वो फ़ायदा वहाँ पे हो सकता है, एक सब्जेक्ट का एक सब्सक्रिप्शन ले लो, जस्ट एनाटमी उसकी फ्री वीडियोस देखो, अच्छी लग रही है, देन बाय द होल सब्सक्रिप्शन। बट जो जैसा तुमने कहा कि सारे स्पेसिफिकली एग्जाम पर्पस के लिए बने ऑब्वियसली, और वो कोई भी कुछ 100-200 आवर्स में पूरी बुक कंप्लीट नहीं हो सकती, कवर नहीं हो सकती, राइट। सो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर इफ़ यू आर टेकिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इनिशियल ईयर्स में, जैसे एनाटमी का ले लिया, सो जैसे मैं क्या करता था, जैसे मैंने वीडियो देख ली, ओके, तो उसमें ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट थे वो उसने कवर करवा दिया, राइट। अब जो पार्ट्स बच गए उसके लिए यू हैव टू रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, 5 साल में बहुत कुछ हो जाएगा, राइट। 5 या 6 साल अगर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो तो सब बहुत इनफ टाइम है कि बुक कवर हो सकती है। तो एक बार वीडियोस हो गई, एक आइडिया हो गया कि तुम पढ़ने क्या जा रहे हो। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, जब मैं रैंडमली बुक खोलता हूँ, जैसे नॉर्मल कोई टॉपिक खोल लिया और मैंने उसमें कोई वीडियो नहीं देखी, कोई कंटेक्स्ट नहीं पता, तो मैं सिर्फ उसे ऐसे खोल के बैठे रह जाऊँगा, कुछ समझ नहीं आएगा मेरे को, है ना। तो वीडियो देखने के बाद यही होता था कि जस्ट मेरे को आइडिया लग जाता कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, क्या पढ़ूँगा। और जब मैं उसके बाद बुक पढ़ता तो वो अराउंड 50% कम टाइम लगता था मेरे को पढ़ने में, वो बुक, कि मेरे को पता था ये इंपॉर्टेंट है, ये है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में इधर उधर क्या क्या बच गया वो उसमें ऑलरेडी कवर हो जाता था। सो अगर वो तो मेरे को ऐसा कोई नहीं लगा कि 4th ईयर में लेना चाहिए, 5th ईयर में तुम कभी भी ले लो अगर, लेकिन सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन इनिशियली 19 सब्जेक्ट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं है, राइट। कोई फर्स्ट ईयर में 19 सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट करेगा नहीं। बट सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन या फिर प्रॉफ पैक्स भी आने लग गए हैं अब तो बहुत सारे पैकेजेस आने लग गए हैं। सो जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एंड तुम्हारे पास है बजट लेने का, देन गो एड, बट ऑब्वियसली उसके साथ बुक तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ वीडियो रिसोर्स पे तुम नहीं रह सकते क्योंकि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। लाइक इस पे नहीं, अगर पता नहीं वहाँ पे है कि नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो फर्स्ट सेकेंड ईयर पे ले लेते हैं एंड वो सिर्फ वही ही पढ़ते हैं, मतलब तो ये समझ गए आप स्टैंडर्ड? हाँ मैं समझ गया, हाँ किसी वो स्टैंडर्ड बुक्स बाहर हो जाती है और सिर्फ वही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स बेटर कि दोनों करना चाहिए, क्योंकि इनिशियली हम एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे, राइट। इनिशियली हम सिर्फ वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें वो टॉपिक इन डेप्थ आना चाहिए। लेटर एग्जाम का पर्पस अलग हो जाएगा कि उस टाइम क्या आता है, वो तो 6th ईयर में आओगे, लास्ट ईयर या लास्ट के 6 months में वो अलग एम हो जाएगा। लेकिन अभी तो मेन एम तो यही है ना, जस्ट यू हैव टू स्टडी द टॉपिक, वो भी फुल इन डेप्थ की समझ आ जाए। तो उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है वीडियो रिसोर्स प्लस बुक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं वीडियो रिसोर्स पढ़ता मेरे को ऐसा लगता है कुछ ब्लैंक पार्ट होता है, कुछ डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाते, राइट, या कुछ मिस हो गया, तो वो बुक कवर करता है। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज़ वीडियो रिसोर्स प्लस बुक। सिंपल वीडियो रिसोर्स करने का फ़ायदा नहीं, ऑब्वियसली तुम अगर लास्ट में हो, लास्ट ईयर या फिर लास्ट 6 months में, तो वीडियो रिसोर्स ही एक वो है, क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर में तो बहुत टाइम है, 1 साल में मतलब सिर्फ एनाटमी और फिजियो भी खत्म होगी तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। और तो स्टार्टिंग में तो यही है, वीडियो रिसोर्स प्लस गो फॉर बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। एंड लाइक मूविंग ऑन टू द लाइक MCQ सॉल्विंग पार्ट, वो चीज़ कब स्टार्ट करनी चाहिए? लाइक मैं अभी 3rd ईयर पे हूँ, मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है, सो कब से स्टार्ट करना चाहिए और वो मैनेज कैसे करना चाहिए कि आज मैंने एक नया चैप्टर पढ़ा है तो उसके साथ कैसे MCQ, वो अलग क्या रहता है कि कैसे स्टार्ट? वो तो तुम जस्ट लाइक कि जैसे तुमने कोई टॉपिक पढ़ा तुम उसके बाद भी कर सकते हो। जैसे तुमने वीडियो रिसोर्स दे रखा है उसके अंदर तो ऑलरेडी MCQs हैं, राइट। इनिशियली तो कोई ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है कि MCQ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है इनिशियली, लाइक फर्स्ट सेकंड में, क्योंकि MCQ वो भी एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है। इनिशियली तो ये कि तुम्हें टॉपिक पता होना चाहिए और उसकी रिवीजन, राइट। तो तुम अगर करना चाहते हो देन ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, इसमें तुम सॉल्व कर, जैसे तुमने टॉपिक पढ़ा उसके बाद उसके थोड़ा MCQ सॉल्व कर लिए, तो वो कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। इनिशियली MCQ तो यही काम करेगा, राइट। हाँ, तो बस यही है कि तुम उस टाइम कर लो, या फिर नहीं है तो तुम 3rd ईयर से स्टार्ट कर लो, 4th ईयर से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे को ऐसा नहीं लगा कोई ऐसा इशू, क्योंकि मैंने फार्मा जब पढ़ी थी
ये बायोकेम तो मैंने इनिशियली एमसीक्यू नहीं करे थे, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि रिसोर्सेज कौन से एमसीक्यू करने के, कि करने भी होते हैं। लेकिन मैं अब करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ वो पार्ट आता है मेरे को ऑलरेडी। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनिशियली तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करना है, इनिशियली बस तुम्हें टॉपिक पता होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, और उसका रिविजन। लाइक और एक रिवीजन कैसे मैनेज करते हो? अभी तक मैं आपको बताऊं, सो मैंने तो अभी कुछ ये तो रिवीजन कैसे करना है, लाइक नए चैप्टर्स तो होते जाते हैं बट वो रिवीजन वाला पार्ट वापस आके सेम वो चीज़ ये तो सबके साथ ही होता है, बट टाइम तो निकालना पड़ता ही है। जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं 1 घंटा फिक्स कर लेता दिन में कि मेरे को रिवाइज ही करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कभी कभार ऑब्वियसली नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे को ऐसा रिवीजन थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। मतलब जो नया पढ़ने में इंटरेस्ट आता है वो रिवीजन में नहीं आता, बट अगर रिवीजन ना करो तो सारा बैकलॉग बनते जाता है, राइट। तो मैं सिर्फ ये था कि 1 घंटे दिन में एक निकालना है कि उसमें मैं थोड़ा रिवाइज करूँ, कुछ ना कुछ पार्ट कुछ ना कुछ करते रहूँ। जैसे फार्मा और बायोकेम या कोई भी सब्जेक्ट मैं कर रहा हूँ जो मैंने बहुत पहले की थी, उसको थोड़ा सा पार्ट में रिवाइज करते रहूँ, ताकि मैं इन टच तो रहूँ उस टॉपिक के क्या था। वरना बायोकेमिस्ट्री और फार्मा तो ऐसे वास्ट से सब्जेक्ट हैं, और पैथोलॉजी इवन, कि वो ऐसे गायब हो सकते हैं, इतने ड्रग्स हैं कि वो ऐसे गायब हो जाएंगे, राइट। सो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, जस्ट थोड़ा सा टाइम इन अ डे, या फिर ऐसा नहीं है तो वीक में 2-3 बार कर कैसे करते हो? मतलब लाइक नोट्स पढ़ते हो या फिर उसके पहले नोट्स पढ़ा फिर क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लिए, लाइक वो वाला प्रोसेस कैसा रहता है कि? हाँ, तो सो जैसे मैंने कोई न्यू टॉपिक पढ़ लिया कहीं से, लेट्स टेक फार्मा ही मैंने सेम पढ़ी, कुछ ज़्यादा ही फार्मा पढ़ रहा हूँ मैं। तो सेम फार्मा ही कोई टॉपिक पढ़ लिया, ओके। तो सेम उसका टॉपिक पढ़ा, देन उसके एमसीक्यू करे। एमसीक्यू काइंड ऑफ रिवीजन ही हो जाएगा जो तुमने टॉपिक पढ़ा, लेकिन मैं एमसीक्यू करता हूँ जब मैं टॉपिक पढ़ के उसे रिवाइज कर लेता हूँ। ओके, जैसे मैंने टॉपिक आज पढ़ लिया तो मैं कल एमसीक्यू करूँगा, आज नहीं करूँगा। तो मैं एक टाइम इंटरवल देता हूँ कि मैं भूल जाऊँ उसमें कुछ, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कितना मेरे को याद है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे, लेकिन वो एमसीक्यू कर लेता हूँ मैं इन अ वाइल, बीच में जब भी है, ठीक है। तो एमसीक्यू कर लिया, देन उसके बाद जो आता है रिवीजन वाला। सो रिवीजन में ना मेरे को, सो देयर आर 2 थिंग्स फॉर रिवीजन, एक्टिव रिकॉल एंड पैसिव स्टडिंग, राइट। ये तो बहुत बार सुना ही होगा। तो मेरे को एक्टिव रिकॉल जितनी चीज़ें होती है वो जितनी बार मैंने ट्राई करी है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। देन पैसिव रीडिंग, मतलब मैंने कोई सब्जेक्ट्स नोट्स भी रिवाइज करें और कोई सब्जेक्ट्स मैंने एक्टिव रिकॉल के तरीके भी करें। तो जो सब्जेक्ट्स में एक्टिव रिकॉल करता हूँ मेरे को हमेशा याद रहते हैं, और जो नोट्स वाले हैं वो तो गायब हो जाते हैं। तो उसमें मैं रिवाइज में क्या करता हूँ, जैसे आंकी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यूज़ करता हूँ। बोलो हाँ, तो आंकी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे, लाइक वो डेली उसमें है। तो वो फुल रिवीजन है, प्लस वो नॉर्मल रिवीजन से थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बुक रिवाइज करने से मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसे पीछे बैठ के मस्त रिलैक्स करके तुम आंकी कर सकते हो। बस कार्ड्स बनाना उसमें थोड़ा काम है। देन सेकंड इज़ आई मेक क्वेश्चंस। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा उसके मैं कोई क्वेश्चंस बना लेता हूँ थोड़े बहुत। फिर मैं नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चंस सिंपल जस्ट ओवरव्यू क्वेश्चन, जस्ट जैसे तुम नहीं, जैसे कोई भी टॉपिक है सो उसके क्वेश्चन बना लिए, व्हाट इज दिस, हाउ इज दिस हैपनिंग, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस, क्वेश्चन मार्क। लेकिन उसके आंसर्स नहीं है, आंसर तुम्हारी दूसरी कॉपी में, जो तुम्हारी नोट्स वाली कॉपी में। क्वेश्चन तुमने कहीं पे बना लिए, समझ लो आईपैड पे बना लिया, गूगल शीट्स पे बना लिया, कहीं पे बना लिया। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करूँगा तो मेरे पास क्वेश्चन होंगे, आंसर्स नहीं होंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, देन मैं पूरा सोचूंगा, क्योंकि वही सेम बुक पढ़ते टाइम क्या होता है, आधे टाइम तो हम खुद ही देख लेते हैं कि आप आंसर करने वाले हैं, राइट। उसमें ऐसे दिख जाता है अच्छा ही है, फिर ऐसे मुंह ऊपर करके फिर से वो बोल देते हैं, ऐसा लगता है रिवाइज हो गया, बट वो नहीं होता। सो मैं वो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देन सोचता हूँ कि क्या आंसर हो सकता है। देन वो खुद ही पता चल जाता है सोचते टाइम कि सही सोचा है गलत, कि सही है वो गलत, ऐसा लगता है गलत है, देन मैं नोट्स खोल के देख लेता हूँ, सही है, देन आगे मूव फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो ये 2 चीज़ ही मेनली रिवीजन में मेरी यूज़ होती है, फर्स्ट आंकी और सेकंड इज क्वेश्चन। और एमसीक्यू भी काइंड ऑफ एक्टिव रिकॉल ही होता है, क्योंकि उसमें भी कोई ऐसा नोट्स नहीं होते। तो ये 3 चीज़ हो गई। लाइक अभी आंकी की बात करी आपने, कैसे करना है, क्योंकि मैंने कोशिश कर चुका है, बनाने में इतना समय लगता है, एक टॉपिक का बनाने में इतने सारे, मैंने पूरी फुल वीडियो बनाई, मैंने वो उस वीडियो को बनाने में 1 घंटा लग गया समझाने में, उसमें भी पूरी नहीं हुई वो भी एक जस्ट बेसिक ओवरव्यू नहीं होता आंकी, वो था। सो वही था मेरा क्वेश्चन कि
अब जैसे मैं एक टॉपिक को बनाता हूँ, जैसे एक टॉपिक के मैंने सारे फ्लैश कार्ड्स बनाए, कई बार रिडंडेंट हो जाता है, वही चीज़ें मैं उल्टे क्वेश्चंस बार बार पूछने लग जाता हूँ, होता है ना। और समय मतलब रिडंडेंट इन द सेंस कि एक जैसे एक टॉपिक में से कोई है तो फिर एक ट्रक को मैंने बोला और उस पर एक ट्रैक मतलब एक कार्ड बना दिया, उसके बाद कुछ देर बाद फिर वो क्वेश्चन कुछ और तरीके से घूम के आएगा, इस टाइप से होता है, उस टाइप से कई बार हो जाता है और उस पर समय लगता है। तो आप कैसे करते हो मैंने लाइक वो चीज़ आप बनाते कब हो कि साथ ही साथ नोट्स लिखते लिखते आप टेक्स्ट मतलब कार्ड्स बनाते जाते हो? नहीं, मैं जो 2 डेक यूज़ करता हूँ, फर्स्ट जो अंकिंग डेक है वो ऑलरेडी प्री मेड डेक है, वो बना हुआ ही डेक है। तो उसके अंदर ना जो तुम्हारे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जितने भी, स्टार्टिंग फ्रॉम एनाटमी, फिजियो, पैथो, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, वो सब बहुत अच्छे हैं, डिटेल में कवर्ड है, इवन इंटरनल मेडिसिन। अब तो ट्रीटमेंट पार्ट थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं, लाइक ट्रीटमेंट पार्ट इंडिया में थोड़ा अलग होता है, कहीं थोड़ा डिफरेंट होता है, वो तो अलग है, लेकिन स्टिल ये सारे सब्जेक्ट्स ना प्रॉपर, इसके सारे ऑलमोस्ट जितने हम सब टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, जितनी चीज़ें हमें नॉलेज चाहिए, उन सबके कार्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं उसके अंदर। तो इनके लिए तो मैं सिर्फ वही यूज़ करता हूँ अंकिंग, मैंने इसमें कुछ नहीं बना रखा। इसमें अगर मेरे को कोई ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो मैं उसी में बना के कर लेता हूँ, लेकिन वो बहुत कम बनाने होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं बनाने होते, तो सब कवर्ड है A to Z उस डेक में, बहुत सारे कार्ड्स हैं वो, बहुत। एंड जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, और सेकंड में क्या करता हूँ, सेम जैसे क्यू बैंक मैंने सॉल्व किया ना, तो क्यू बैंक जो कोई गलत हो गया कोई क्वेश्चन, तो मैं उसका कार्ड बनाता हूँ। पहले मैं नोट्स का भी, जैसे क्यू बैंक कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, सेम जैसे मैरो की कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने उसका क्वेश्चन लिख लिया और उसी के ऑप्शंस ऐसा लिखा, या फिर मैंने क्वेश्चन को ऐसा रिकंस्ट्रक्ट करा कि मेरे को ऑप्शन ना लिखना पड़े, लेकिन जो गलत हुआ मैंने उसका कार्ड बना दिया। और उसमें जो एक्सप्लेनेशन होती है ना किसी भी रिसोर्स के नीचे, वो बहुत अच्छी दी होती है, कोई भी रिसोर्स, और उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो एक कार्ड मेरा वो बन जाता है, ठीक है। और नोट्स वाले जो है, नोट्स वाले भी मैं करता हूँ, लेकिन वो उतने यूज़ नहीं होते, मतलब मैं उतने नहीं बनाता नोट्स वाले। नोट्स वाले की मतलब इसके लिए जो क्लिनिकल वाले हैं, इनके लिए मैं वो यूज़ करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, देन मैं आंसर खुद करता हूँ। मैं इसमें क्लिनिकल वाले में वो यूज़ करता हूँ, प्री क्लिनिकल में मैं अंकी यूज़ करता हूँ, अंकिंग। तो उसमें दोनों को मेरा ऐसा होता है, उसमें मेरे को उतना बनाना नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम बना रहे हो तो इनिशियली थोड़ी मेहनत है, कुछ टाइम लगता है, लेकिन आगे के टाइम में वो बहुत यूज़ आएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। आगे कुछ नहीं बनाना पड़ेगा ना, अभी तो टाइम है, फर्स्ट ईयर से धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दो। मेरे को पता होता फर्स्ट ईयर में समय वेस्ट कर रहा हूँ, लगता है कि यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं हाँ, सबको ही लगता है, लेकिन जब तुम्हें दिखेगा ना, जब उसे टाइम हो जाएगा उस कार्ड को, जैसे तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, उसे मतलब 1 साल हो गया, तुम वो कार्ड इतनी बार देख लोगे ना, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देखते ही ऐसे आंसर आएगा। ये मेरे को डिफरेंस फील हुआ था, लेकिन अगर मेरे को फर्स्ट ईयर से पता होता ना, तब तो अलग मजे थे। मैंने फार्मा के ट्राई किए थे, मैंने फार्मा के 1-2 टॉपिक्स के बनाए, पार्किंसन। फार्मा में तो बहुत काम आता है, फार्मा में तो अंकिंग डेक यू कैन यूज, उसमें ऑलमोस्ट सब है, उस पे सब है ना। बट हुआ क्या ना कि अंकिंग डेक का जो मैंने देखा था, लाइक उस पे जो जितने सारी चीज़ें दी गई उतना मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, क्या अभी मेरा फार्मा ऑलरेडी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो अभी मैं वो सारी चीज़ यूज़ नहीं कर हाँ, तो सो यू कैन सेलेक्ट उसमें ना कि जिसमें जितने तुम्हें कार्ड्स ओपन करने हैं। ओके, टैक्स लाइक उसमें अंकिंग में सब डिवाइडेड है, सब डेक्स। एक डेक है लाइक फार्मा, देन वो सब डिवाइडेड है इन ऑटोनॉमिक, देन ऑटोनॉमिक भी सब डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, वो भी सब डिवाइडेड है इनटू स्मॉल पार्ट्स, कि तुम्हें पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर्स पढ़ना है कि स्टिमुलेटर्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इतनी छोटी नीच तक वो ले आए कि इतना सब डेक्स है, तुमने सिर्फ एगोनिस्ट पढ़े तो सिर्फ एगोनिस्ट वाले कार्ड्स को अनलॉक करो, बाकी को मत करो। सारे अनलॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि जो टॉपिक नहीं पढ़ा वो तो उसको उसके कार्ड्स करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मतलब वो तो 100% टाइम वेस्ट है। मतलब उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, कुछ नहीं पता, जस्ट सॉल्व कर रहे हो रैंडम क्योंकि अंकिंग में आ रहा है। तो उसमें जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, कोई जो भी सब डेक है, उसे सिर्फ ओपन करो, उस कार्ड को सॉल्व करो जितना तुमने पढ़ा है, जो तुम्हें पता है। और कार्ड सॉल्व करने से पहले ना, तुम ओपन करने से पहले देख सकते हो कौन सा कार्ड क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन आती है तुम्हें या नहीं आती है। नीचे अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है तो तुम अपनी एक्सप्लेनेशन ढूंढ के लिखो वहाँ पे, सिर्फ उसे ऐसे याद मत करो, वरना वो ऐसे ही याद रह जाएगा और जब कोई क्वेश्चन आएगा तब वो उस टाइम अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो बस यही है कि अंकिंग को ना बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जस्ट रटने के लिए, बट वो उसका ऑपोजिट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उसमें एक्सप्लेनेशन पता हो तो वो रटने के लिए नहीं, वो प्रॉपर ऐसे याद हो जाता है ढंग से विद कॉन्सेप्ट्स। और एक और चीज़ थी, जैसे
अभी तो सही है, अभी कॉलेज नहीं चल रहा, पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो कि हाँ आज मुझे ये चैप्टर करने हैं, आज मुझे ये सारे एंड की सॉल्व करने हैं, ये सारे, सो वो चीज़ आप कैसे करते हो? लाइक मैं होता है जैसे कि लेट सपोज आज का दिन है, आज मैंने डिसाइड किया कि फार्मा करना है, सो वो चैप्टर कंप्लीट करने पे ही वो पूरा दिन भर निकल जाता है और होता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो तुमने होता है क्या, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में ना ओवर वो कर लेता था, ओवर एम्बिशन कर लेता था अपने आप को कि मैं आज 5 वीडियोस कंप्लीट कर दूंगा, जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं सोचता था, जैसे सुबह सुबह ना एनर्जी बहुत होती है, सुबह स्केड्यूल बनाता है, ऐसा लगता है ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जैसे जैसे लंच आना स्टार्ट होता है उसके बाद एनर्जी डाउन होना स्टार्ट। हाँ तो यही है कि इनिशियली क्या सबके साथ ही होता है, हम ना ओवर एम्बिशन कर लेते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन आना स्टार्ट होता है, जैसे लंच टाइम आता है, उस टाइम तक सब हो जाता है, कल कर लेंगे, कोई नहीं, है ना, यही होता है। या फिर पूरा दिन सिर्फ एक टॉपिक में खिंच जाता है, वही ख़त्म नहीं हो पाता, है ना। तो पहले फर्स्ट की पोटेंशियल पता होना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं। मेरे को भी नहीं पता था इनिशियली, मैं 5 वीडियोस कर लूँगा दिन में, घंटा नहीं हो पाती थी। फिर मेरे को पता चला मैं कितनी कर पाता हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरे को और भी चीज़ें करनी है। देन एक बार पता चलेगा तुम कितनी वीडियोस कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें ये भी पता चल जाएगा जो तुम बुक पढ़ रहे हो ना, कितने पेजेस तुम कितने टाइम में पढ़ लोगे, कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली वो ऊपर नीचे तो करता ही है, वेरी करता ही है। तो ऐसा एम ही मत रखना ना कि 10 घंटे पढ़ना है। इनिशियली तो कोई है ही नहीं उसका 10 घंटे पढ़ने का। अगर तुम डेली अगर 4 आवर्स भी पढ़ रहे हो तब भी वो बहुत है, पता है। कंसिस्टेंटली अगर तुम 4 आवर भी पढ़ रहे हो तब भी वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इनिशियली तुम थोड़ा थोड़ा एम लो। ऐसा तुम तो अभी 3rd ईयर में, तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो ऐसा कोई फ़ायदा ही नहीं है ना कि तुम्हें इतनी देर में ख़त्म करना है। तुम आराम से करो, प्रॉब्लम क्या है। अभी तो 3rd 4th 5th 6th 4 ईयर है, तो तुम आराम से करो। ऐसा कोई वो थोड़ी है हार्ड एंड फास्ट कि तुम्हें 4th ईयर में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। कोई वो तुम्हारा एग्ज़ाम तो है नहीं, 6th ईयर तक है। आराम से फार्मा भी आराम से जा रही है, पैथो भी आराम से जा रही है, तो साथ में पढ़ाई भी हो रही है, साथ में इन्जॉयमेंट भी हो रही है। वरना एंड में क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसा लगेगा कि या तो पढ़ने में पूरा टाइम चले गया, फिर उसके बाद वो बर्नआउट सिंड्रोम नहीं आता, ज़्यादा ही पढ़ लिया, वो सब हो गया, वो आएगा। तो बेटर है कि एम छोटा ही रखने, और उसमें हाफ एंड 1 आवर तो रिवीजन के लिए होना ही चाहिए, जो भी एम है, जितने भी घंटे पढ़ने। सारी बात हो गई पढ़ाई की। अब आप ये बताइए कि आपने डॉक्टर बिहाइंड द सीन स्टार्ट करा, सो लाइक व्हाट वाज द इनिशियल मोटिवेशन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस ब्लॉग? सो था क्या इसका डॉक्टर बिहाइंड द सीन का, तो मेनली आइडिया नहीं खुशबू का था टू स्टार्ट पेज। हाँ तो इनिशियली ये आइडिया ना खुशबू का था टू स्टार्ट द पेज। ओके, सो यूक्रेन या किसी भी फॉरेन मेडिकल कंट्रीज़ में, यूक्रेन रशिया, उसमें क्या है, सीनियर्स ना बहुत कम है जो पढ़ने वाले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, पढ़ने वाले या गाइड करने वाले। और इंडिया में ये चीज़ नहीं है, इंडिया में बहुत हैं ऐसे। इंडिया में टीचर्स भी हैं इवन जो गाइड करते हैं, लेकिन यूक्रेन और में ऐसा कोई गाइड नहीं करता, क्योंकि उनके रिसोर्सेज अलग ही हैं पूरे हमसे। वो ये वाले रिसोर्सेज यूज़ ही नहीं करते जो हम करते हैं, ठीक है। तो कोई बंदा नहीं था, कोई ऐसा सीनियर नहीं था जो गाइड कर सके प्रॉपर, ठीक है। हमें एक दो मिले थे जो थे, लेकिन हमें तो 1-2 मिले, मोस्टली कोई भी नहीं मिलते जो उन्हें कोई गाइड करे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ वो था कि ये चीज़ ना लैक है गाइडेंस वाली यहाँ पे। सिर्फ यही एक इनिशियली वो था कि लेट्स स्टार्ट पेज, क्योंकि पेज से और मतलब इंस्टाग्राम से और कोई बेटर नहीं हो सकता ना टू एक्सपैंड, मतलब कि लोगों को पता लगना। सबको पर्सनली कॉल करके तो बता नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। सो इंस्टाग्राम वो था उस टाइम में तो, और यही एक मेन वो था कि गाइडेंस वाला पार्ट लैक करता है। एंड और एक और क्या है, जो नीट यूजी वाले जैसे बच्चे होते हैं जो फ़ॉरेन आना चाहते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, अगर वो किसी से फेसबुक या कहीं से कनेक्ट हो जाए, किसी सीनियर से, वो सीनियर क्या करेगा, उस पर कमीशन लेगा, राइट। ये चीज़ चलती है, कमीशन फॉर एडमिशन के लिए, ठीक है। और कोई उस टाइम प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ कमीशन के बेसिस पे उस बच्चों को वहाँ से वहाँ लाना चाहते हैं। वो कोई कॉन्स नहीं बताते, सिर्फ प्रोज ही प्रोज चल रहे होते हैं उसमें, और बच्चा यहाँ आ जाता है, उन्हें कमीशन मिल जाता है, राइट। तो सिर्फ यही था। एक सेकंड ये था कि जो बच्चा कोई आना भी चाहता है तो वो डायरेक्टली, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, नॉर्मली उसे प्रोज कॉन्स पता हो कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। बस बेसिकली यही 2 इनिशियल मोटिवेशन थे और आइडियाज़ थे जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ पेज।
फिर उसमें हमने धीरे धीरे अपनी जर्नी शेयर करी स्टार्टिंग से कि कॉलेज लाइफ कैसी थी, हॉस्टल कैसे थे, एवरीथिंग। और कॉलेज में पढ़ाई होती है, क्लिनिकल एक्सपोजर कम है वहाँ पे, तो क्या करना है, देन रिसोर्सेज क्या यूज़ करें, क्रॉक का एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करा, तो उसमें सब A to Z फिर स्टार्टिंग से जो पूरी जर्नी थी वो हमने शेयर करी, मतलब जितनी अभी तक है 5th ईयर तक, और अभी तक वो चली रही है। जो ऐड ऑन होते जा रहे हैं वो उस पेज में ऐड ऑन होते जा रहे हैं। और द लास्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू, व्हाट्स योर लाइक फ्यूचर गोल्स आपके क्या है? कहाँ PG करना चाहते हो, इंडिया पे रहना चाहते हो, फॉरेन? मैंने वैसे एक आपके लाइव पे एक क्वेश्चन पूछा था, तो आपने बोला था कि आपका डिसाइडेड नहीं है शायद, ऐसा कुछ उस समय लाइक। हाँ, मतलब काइंड ऑफ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मेरा मेन इंडिया है अभी तो। अभी तो मेन इंडिया है, लेट्स सी कहाँ जाता है। अभी पहले FMG क्लियर हो जाए, उसके बाद ही है, क्योंकि नेक्स्ट का तो पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। सो इनिशियली तो अभी इंडिया ही है मेरे दिमाग में, क्योंकि US तो ऑब्वियसली उसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट करनी पड़ती है, अब 6 ईयर से तो फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट इज़ UK और वो उसके बाद होता है, FMG क्लियर करने के बाद लैब की तैयारी होती है। तो UK इज़ एन ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज़ एंड फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया ही अभी मेरा मेन है, जो मेन मैंने सोच रखा है। लेट्स सी लेकिन क्या होता है, क्योंकि उसका कंपटीशन थोड़ा अलग ही लेवल है। और नेक्स्ट भी कभी भी आ सकता है लाइक। तुम्हारा कहाँ पे है? तुम्हारा कहाँ पे? मेरा भी वही है, आपके जैसा ही, लाइक अभी कोई प्लान नहीं है। बीच में था, आई वाज लाइक कि चलो लाइक लेट्स फर्स्टली प्रिपेयर फॉर USMLE, बट फिर मैंने सारी रिसर्च करी, फिर मैंने बोला कि लाइक वहाँ पे ये है कि फिर वहाँ चले गए तो वहीं ही रहना पड़ेगा, लाइक उसके बाद फिर आने का मन नहीं करेगा, तो बेटर है मेरे को यहीं रहना था घर, तो इसलिए अभी तो ये है। मे बी अच्छा, तुम्हें इंडिया में ही रहना? हाँ, मुझे इंडिया में ही रहना मतलब है। अभी तक मेरे दिमाग इस माइंडसेट अभी USMLE बना हाँ बोलो। अच्छा, कि इंडिया का ही है तुम्हारा? हाँ इंडिया अभी का है, लाइक पता नहीं, अब तो गुड ऑप्शन जाने के लिए। दिमाग चेंज होने में समय नहीं लगता ना, कई बार लगता है, सो इसलिए। अभी तो टाइम भी है, अभी तो क्रॉक एग्जाम भी तो तुम्हारा आने वाला है। हाँ बस वही जा। कब है? 29 को है। अच्छा हाँ। 29। अच्छा, तो तुम अभी यूक्रेन ट्रेवल कर रहे हो? बस अभी जाऊँगा, 7 जून को मेरी फ्लाइट है, उस समय जाएंगे। सो लाइक चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर कमिंग। फाइनली हम लोग कर पाए ये लाइव पॉडकास्ट, बल्कि थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैंने लिए बहुत है, चैनल पे होंगे बहुत सारे, दे पहली बार रहा हूँ मैं। लाइक मेरा मेन रीज़न ना आप दोनों को, बल्कि आपको बुलाने का और दीदी को बुलाने का भी यही था कि आप इतना ट्रांसपेरेंट हो ना अपने पेज पे कि यार मैंने आज नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। लाइक बहुत सारे और भी टेलीग्राम्स है वहाँ पे, वो लोग ऐसा है कि हाँ हर दिन मैं प्रोडक्टिव हूँ। सो वो काइंड ऑफ उनके फॉलोअर्स के लिए ऐसा होता है ना कि हेलो, हाँ मतलब समझ गए आप। तो यही है, मतलब स्टडीग्राम पे तो यही है ना कि लोग पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, नेगेटिव साइड कम दिखाते हैं। तो जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो डेली पढ़ रहा है, डेली 7 आवर्स पढ़ रहा है, 5 आवर्स पढ़ रहा है, मैं सिर्फ उसे देख रहा हूँ, टाइम वेस्ट करो, राइट? हाँ, तो यही है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग दिखाने लग गए हैं अपना भी कि जब वो नहीं पढ़ते हैं तो वो दिखाते हैं अपना नेगेटिव साइड भी, ताकि कोई ऐसे डीमोटिवेट ना होना कि सब यही पढ़ रहा और मैं नहीं पढ़ रहा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, सब सेम ही है, सब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, सब थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते हैं। किसी दिन मन होता है, किसी दिन नहीं होता, किसी दिन नेटफ्लिक्स चल रहा होता है, सबका सेम सीन है। वो जस्ट स्टडीग्राम इज़ टू शो कि बस मेन क्या हो रहा है, बाकी वो पूरी लाइफ नहीं है किसी की। वो 1% भी नहीं है, ऐसा लगता है मेरे को, वो ग्लिम्प्स है।